हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। रिक्सिया का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ चुके थे। थैलस की एक्सटर्नल और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ चुके थे। आपको याद दिलाने के लिए इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं, दिस इज़ रिक्सिया प्लांट। ये एक ब्रायोफाइट होता है जिसका जो हिस्सा हमको दिखाई देता है वो गेमेटोफाइट होता है और स्पोरोफाइट इसके अंदर एम्बेडेड होता है, अंदर की तरफ स्थित होता है इसका स्पोरोफाइट। रिक्सिया की अगर हम लाइफ साइकिल को स्टडी करें, सिंस इट इज़ स्लाइटली बिगर, हमने इसको दो भागों में बांटा है। रिक्सिया लाइफ साइकिल पार्ट 1 में हम लोग स्टडी करेंगे इसकी कायिक जनन की विधियाँ, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के स्टेजेस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट, और पार्ट 2 के अंदर आर्किगोनिया का डेवलपमेंट, और फिर उसके बाद में कैप्सूल का फॉर्मेशन, तो एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1, जिसमें सिस्टमैटिक पोजीशन, ब्रायोफाइटा, हेपेटिकोप्सिडा, मार्किंशियल्स, रिक्सिएसी एंड रिक्सिया। रिप्रोडक्शन को अगर हम देखें तो वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमेशा अनुकूल परिस्थितियों में होता है, क्योंकि जल्दी से मल्टीप्लाई करना और बहुवर्षिता के लिए पौधे को प्रिजर्व करके रखने के लिए वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसका पहला मेथड है फ्रेगमेंटेशन या विखंडन। थैलस का जो शीर्षस्थ भाग में प्रोग्रेसिव वृद्धि होती है, मैंने आपको बताया, और जो पीछे वाला भाग होता है वो धीरे धीरे उसकी डेथ होती चली जाती है। आगे एपिकल नॉच वाले पोर्शन में जो एपिकल सेल होती है वो दोनों तरफ सेल्स काटती है, और जिसके परिणाम स्वरूप थैलस आगे की तरफ वृद्धि करता रहता है, और जैसे जैसे पीछे वाला भाग मैच्योर होता जाता है उसकी डेथ एंड डिके होती चली जाती है। तो जब आगे वृद्धि हो रही होती है, सपोज कर लीजिए एक डाइकोटमस ब्रांच एपिकल नॉच ने दोनों तरफ सेल्स काटी और डाइकोटमस ब्रांचिंग होती चली गई। पीछे वाला पोर्शन जब डेथ एंड डिके के बाद एपिकल नॉच वाले पोर्शन तक पहुंच जाता है, तो वहाँ तक जब डेथ हो जाती है तो दोनों जो आगे की साइड में दोनों डाइकोटोमस ब्रांचेस हैं वो एक दूसरे से पृथक हो जाती हैं और एक इंडिविजुअल थैलस की तरह से काम करने लगती हैं, और इस तरीके से एक थैलस से दो थैलाई बन जाते हैं। सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस ब्रांचेस। कभी कभी थैलस की अभ्यक्ष सतह पे कुछ या वेंट्रल साइड पे कुछ अपस्थानिक शाखाएं बन जाती हैं जो कि मदर सेल से अलग होकर के नया पौधा बना लेती हैं। उसके बाद में आता है परसिस्टेंट एपाइसिस या चिरस्थायी शीर्ष। कई बार ऐसा होता है कि ग्रीष्म ऋतु जब आती है या शुष्क वातावरण होता है तो उस समय आगे के थोड़े से भाग जहाँ पर एपाइसिस होते हैं उनको छोड़ के बाकी का सारा भाग नष्ट हो जाता है, और थैलस के जो एपेक्स वाला पोर्शन है वो मिट्टी के अंदर धंस जाता है और मोटा हो जाता है और सुषुप्तावस्था में चला जाता है, और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं तो यह शीर्ष वाला जो भाग है ये पुनः वृद्धि करता है और नया थैलस बना लेता है। सो दिस इज अबाउट द persistent growing एपाइसिस। एंड द फोर्थ वे इज द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबर्स। कुछ जातियां हैं जैसे कि रिक्सिया डिस्कलर में, पेरिनिस में थैलस पर कंद बन जाते हैं। ट्यूबर्स क्या होते हैं? कंद कहते हैं उनको हिंदी में। कंद वास्तव में बहुवर्षीयता के साधन होते हैं जो कि प्रतिकूल परिस्थितियों में पौधे को जीवित रखने में सहायक होते हैं, और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती हैं ये कंद मात्र पादप से अलग हो जाते हैं और नए पौधे को जन्म देते हैं। इसके अलावा इसके जो राइजॉइड्स होते हैं, एक और मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर राइजॉइड्स ये देखा गया है रिक्सिया ग्लेउगा के अंदर,
उसमें राइजोइड्स के सिरे पे गैमी जैसी स्ट्रक्चर्स बनती हैं. नाउ यू विल आस्क व्हाट आर गैमी. गैमी आर सर्टेन multicellular structures which form a new thallus after cell division. गैमी भी प्रतिकूल परिस्थितियों में बनती हैं. जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती हैं ये गैमी टूटकर अलग हो जाती हैं और नए पौधे को जन्म देती हैं. सो दीज आर 5 मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. राइजोइड से होने वाला रिप्रोडक्शन सिर्फ एक ही में देखा गया है, जो कि कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है, इसीलिए वी हैव रिटन 4 हियर. देन देयर कम्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. रिक्सिया में लैंगिक जनन एडवांस्ड oogamous टाइप का होता है और रिक्सिया की जातियाँ मोनोइशियस होती हैं और डायोशियस भी होती हैं. डायोशियस स्पीशीज़ में रिक्सिया डिस्कलर है, फ्रोस्टाई है, पर्सोनाई है, ये तो डायोशियस होती हैं. और इसके अलावा कई सारी स्पीशीज़ लाइक गेंगेटिका है, मिलेनोस्पोरा है, क्रिस्टलाइना है, ये सारी मोनोइशियस या द्विलिंगाश्रयी स्पीशीज़ होती हैं. जननांग थैलस की डोर्सल सरफेस पे होते हैं. मीडियन ग्रूव पे अग्राभिसारी क्रम में लगे होते हैं. दे आर फॉर्म्ड इन एक्रोपिटल मैनर. एक्रोपिटल मैनर का मतलब कि जो यंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नोन एज एंथ्रिडिया वेयर एज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नोन एज आर्किगोनिया. एंथ्रिडिया और आर्किगोनिया हम यंग होंगे वो आगे की तरफ लगे होंगे और जो जैसे जैसे उनकी मेच्योरिटी बढ़ती चली जाएगी वो पीछे उनकी स्टेज होगी. एक्चुअली क्या होता है कि जब भी बनना होता है तो जो एपिकल सेल है उस एपिकल सेल से 2-3 सेल पीछे की तरफ जो भी स्ट्रक्चर बनना है, ये फिट इज एंथ्रिडियम, एंथ्रिडियल इनिशियल बन जाती है और आर्किगोनियल इनिशियल बन जाती है. फिर एपिकल सेल तो आगे वृद्धि करती चली जाती है, तो वो जो स्ट्रक्चर है जिसने जो एंथ्रिडियल इनिशियल की तरह से काम कर रही है वो पीछे हो जाती है. अब उसके आगे फिर एक और एंथ्रिडियल इनिशियल बनती है, फिर उसके आगे एक और एंथ्रिडियल इनिशियल बनती है और नया एंथ्रिडियम बना लेते हैं. तो जो मैच्योर होगा वो पीछे होगा और एपेक्स क्योंकि वृद्धि करता हुआ चला जा रहा है और उसमें नए एंथ्रिडिया बनाता जा रहा है, इसलिए जो यंग एंथ्रिडिया हैं वो आगे की तरफ होते जाएंगे. एंड दिस मैनर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज नोन एज दिस मैनर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंथ्रिडिया इज नोन एज अग्राभिसारी क्रम या एक्रोपिटल मैनर और लीनियर रोज में उत्पन्न होते हैं. डॉर्सल सरफेस पे सॉलिटरी और एम्बेडेड होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. एंथ्रिडिया एंथ्रिडियल चैम्बर्स में बनती हैं और जितने भी एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं वो एक ऊपर ओपनिंग होती है जिसको कि ओस्टियोल कहते हैं. उस ओस्टियोल से बाहर की तरफ वो खुलता है और उसमें से एंथ्रोजॉइड्स बाहर आ जाते हैं. एंड एंथ्रिडियम रिमेन्स एम्बेडेड इन द थैलस, जबकि स्त्रीधानी या आर्किगोनियम पूरी रूप से थैलस की कोशिकाओं से घिरा हुआ नहीं होता है. वो उसके 2 पोर्शंस होते हैं आर्किगोनियम के. एक तो वेंटर वाला पोर्शन नीचे वाला और ऊपर एक ट्यूब लाइक फ्लास्क नुमा संरचना होती है जिसकी जो नेक वाला पोर्शन है उसका आगे का थोड़ा सा भाग जो होता है वो थैलस के बाहर निकला हुआ होता है. बाकी सारी चीज़ें अंदर एम्बेडेड होती है. आपको और आगे समझ में आएगा जब हम डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करेंगे. अब हम आते हैं एंथ्रिडियम के बारे में. दिस इज द एंथ्रिडियल चैम्बर, यू कैन सी हियर. ये फोटोसिंथेटिक रीजन, ये स्टोरेज रीजन. यहाँ पे एक एंथ्रिडियल इनिशियल बनी जिसने इस एंथ्रिडियम का फॉर्मेशन किया और ये जो पास वाली सेल्स हैं वो ऊपर की तरफ वृद्धि कर जाएंगी और एक चैम्बर बना लेंगी विच इज़ नोन एज एंथ्रिडियल चैम्बर और एंथ्रिडियल कैविटी कहलाती है ये. और दिस इज़ द ओपनिंग विच इज़ कॉल्ड एज ओस्टियोल. इसको हम ओस्टियोल कहते हैं. एंथ्रिडियम
का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो एक वृंत युक्त संरचना होती है, एक छोटा सा बहुकोशिकीय वृंत होता है और ऊपर एक बॉडी होती है। उस बॉडी में एक लेयर की जैकेट होती है और अंदर कई सारी कोशिकाएं होती हैं जो कि एंथ्रोजॉइड मदर सेल्स बनाती हैं और एंथ्रोजॉइड मदर सेल से बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं। तो ये एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम का विकास कैसे होता है। एंथ्रीडियम के विकास के लिए ये फ्लो चार्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ लिखी हुई है एंथ्रीडियल इनिशियल। क्या होता है कि थैलस की डॉर्सल सरफेस पे आगे वाली सेल से 2-3 कोशिकाएं पीछे स्थित एक सुपरफिशियल सेल से एंथ्रीडियम का विकास होता है। वो सेल एंथ्रीडियल इनिशियल कहलाती है और पास की कोशिकाओं से आकार में थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और पेपिलेट हो जाती है, पेपिलामय हो जाती है। इस सेल से एंथ्रीडियम का विकास होता है। अब एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट मार्केंशिया में भी इसी तरीके से होता है। ये जो एंथ्रीडियल इनिशियल है इसमें पहला विभाजन ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। अनुप्रस्थ विभाजन होगा इसमें पहले। ये ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप 2 सेल्स बनी। नीचे वाली सेल बेसल सेल, ऊपर वाली अपर सेल। बेसल सेल नीचे वाला भाग बनाती है एंथ्रीडियम का सबसे नीचे वाला भाग। इट इज़ नॉट फॉर्मिंग द स्टॉक। एंथ्रीडियम का स्टॉक नहीं बना रही है। स्टॉक का भी ये तो छोटा सा स्टॉक हो गया और ये एंथ्रीडियम हो गया। यहाँ वाला जो पोर्शन है ना, दिस पोर्शन, ये बनाएगी आधारी कोशिका। और ऊपर वाली जो सेल है उसमें 2 ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप 4 सेल्स बन जाती हैं। 2 ट्रांसवर्स डिवीजन हुए, 4 कोशिकाएं एक पंक्ति में व्यवस्थित होती हैं। ऊपर वाली जो 2 कोशिकाएं हैं ये प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स कहलाती हैं और नीचे वाली जो 2 सेल्स हैं उनको प्राइमरी स्टॉक सेल कहते हैं। प्राइमरी स्टॉक सेल्स, ये वाली जो दोनों, ये और ये जो कोशिकाएं हैं, ये प्राइमरी स्टॉक सेल्स में विभाजन होते हैं और बहुकोशिकीय वृंत या स्टॉक बना लेता है। कौन सी सेल्स? ये नीचे वाली 2 सेल्स। अब जो ऊपर वाली जो 2 सेल्स हैं उनमें एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे डिविजन्स होते हैं। कैसे? ऊपर वाली जो 2 सेल्स हैं उनमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होंगे एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे। तो 8 कोशिकाएं बन जाएंगी, 4 कोशिका ऊपर और 4 कोशिका नीचे, एक दूसरे के समकोण पे 2 वर्टिकल डिविजन्स होंगे। एक सेल से 4 बनी, 2 से 8 बन जाएंगी। अब ये जो 8 सेल्स बनी इनमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होंगे। पेरिक्लाइनल डिवीजन के परिणाम स्वरूप हमेशा क्या होता है? स्तर में वृद्धि होती है। सपोज कर लीजिए ये सेल्स हैं, 4 ये हैं, 4 इनके नीचे होंगी। इनमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। पेरिक्लाइनल डिवीजन माने इसकी परिधि के समानांतर। जब पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा तो कितनी बन जाएंगी? बाहर की स्तर और एक अंदर वाला। तो जो बाहर वाली सेल्स हैं उनके अंदर वो तो हो जाएंगी जैकेट सेल्स होंगी। ये सेल्स क्या होती हैं? जैकेट सेल्स होती हैं। और अंदर वाली जो होती हैं ये सेल्स होती हैं एंड्रोगोनियल सेल्स। ये वाली सेल्स तो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स कहलाएंगी और बाहर वाली प्राइमरी जैकेट सेल्स कहलाएंगी। तो ये विभाजन हुआ, 8 तो प्राइमरी जैकेट सेल्स और 8 प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स। अब प्राइमरी जैकेट सेल्स जो हैं उनके अंदर ये बन गई, 8 बनी।
इनके अंदर कई सारे एंटीक्लाइनल डिविजन्स होंगे। एंटीक्लाइनल डिविजन्स माने ये जो परिधि है इसके 90 डिग्री के एंगल पे एंटीक्लाइनल डिविजन्स के परिणाम स्वरूप किसी भी चक्र में या किसी भी लेयर के अंदर कोशिकाओं की संख्या में अभिवृद्धि होती है। पेरिक्लाइनल डिवीजन के परिणाम स्वरूप स्तर बढ़ते हैं, जबकि एंटीक्लाइनल डिवीजन के परिणाम स्वरूप किसी स्तर में कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है और इस तरीके से बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं और सिंगल लेयर्ड जैकेट बन जाती है। अब क्या होता है, प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स, जो अंदर की 8 प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स थी, इनमें कई विभिन्न तलों में कई विभाजन होते हैं और एंड्रोगोनियल सेल्स बन जाती हैं। एंड्रोगोनियल सेल्स में लास्ट वाले जो विभाजन होते हैं उससे एंड्रोसाइट मदर सेल्स बनती हैं। तो जो प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल थी उससे अल्टीमेटली अंदर की तरफ क्या बनी, एंड्रोसाइट मदर सेल्स बनी। पहले प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल बनी, फिर एंड्रोगोनियल सेल बनी, फिर एंड्रोसाइट मदर सेल्स बनी। डिविजन्स होते जा रहे हैं। अब ये जो एंड्रोसाइट मदर सेल्स थी इनमें ये तिरछा विभाजन होगा। ये देखिए, एक तिरछा विभाजन होता है जिसके परिणाम स्वरूप 2 त्रिभुज के आकार की एंथ्रोजॉइड्स कोशिकाएं बनती हैं, ट्रायंगुलर सेल्स बनती हैं, जिनको कि एंड्रोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड्रोसाइट्स बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड एज एंड्रोसाइट्स। और इन एंड्रोसाइट्स से मेटामॉर्फोसिस होकर के क्या बन जाते हैं? एंथ्रोजॉइड्स बन जाते हैं। सो दिस इज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोजॉइड्स or the formation of anthrozoids within the antheridium. अब हम इसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लें। सबसे पहले एंथेरिडियल इनिशियल, कोई भी 2-3 सेल पीछे एपेक्स शीर्ष कोशिका से और मध्य और डॉर्सल सरफेस पे मीडियन ग्रूव की कोई भी कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है, पेपिलेट हो जाती है। ये इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। बेसल सेल बनी और आउटर सेल बनी। बेसल सेल विल फॉर्म द बेस ऑफ द एंथ्रेडियम, और जबकि आउटर सेल में 2 ट्रांसवर्स डिवीजन से 4 सेल बने, 1, 2, 3 एंड 4। ये नीचे वाली तो बेसल सेल हो जाएगी, तो 4 सेल बनी। नीचे वाली 2 सेल्स ने स्टॉक बना लिया और ऊपर वाली जो 4 सेल्स थी उसमें एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे 2 डिविजन्स हुए और इस तरीके से 4 सेल ऊपर और 4 सेल नीचे, दैट इज़ 8 सेल बन गई। इन 8 सेलों में पहले पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ तो प्राइमरी जैकेट इनिशियल्स बन गए और प्राइमरी एंड्रोगोनियल इनिशियल बन गए। प्राइमरी जैकेट इनिशियल्स में पेरिक्लाइनल डिवीजन पहले हुआ था, अब एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा तो इसकी आकार में भी वृद्धि हो जाएगी, बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी। ये बनी। और अंदर वाली प्राइमरी एंड्रोगोनियल इनिशियल्स के अंदर विभिन्न तलों में विभाजन होगा, एंड्रोगोनियल इनिशियल्स बन जाएंगी। फिर उसके बाद में और डिविजन्स होगा, एंड्रोसाइट मदर सेल्स बन जाएंगी। ये एक एंड्रोसाइट मदर सेल जिसमें डायगोनल डिवीजन हुआ, 2 त्रिभुज के आकार की एंड्रोसाइट्स बन गई। अब क्या होता है कि ये जो एंड्रोसाइट्स है इनके अंदर एक स्ट्रक्चर बन जाती है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम ब्लीफेरोप्लास्ट कहते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ब्लीफेरोप्लास्ट। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ब्लीफेरोप्लास्ट। ये ब्लीफेरोप्लास्ट आकार में बड़ा हो जाता है और लगभग 3/4, और ये जो ट्रायंगुलर सेल है ये राउंड हो जाती है। ये सब साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है।
यहाँ ये ब्लीफेरोप्लास्ट रॉड शेप्ड हो जाता है। फिर इस रॉड शेप्ड ब्लीफेरोप्लास्ट के एक तरफ न्यूक्लियस आके जुड़ जाता है और ये जो सेल जो राउंड थी ये अब स्पिंडल शेप्ड सेल बन जाती है। तो ये जो एंड्रोसाइट है ये परिवर्तित हो जाती है, किसमें? एक एंथ्रोजॉइड में परिवर्तित हो जाती है। इस एंथ्रोजॉइड के शीर्ष से थोड़ा सा नीचे की तरफ दो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस निकल जाते हैं, विच आर दी फ्लैजिला। ये फ्लैजिला बन जाते हैं। तो एंड्रोसाइट का कायांतरण इस तरीके से होता है कि एंथ्रोजॉइड बन जाता है। अब ये जो एंथ्रीडियम बना, ये एंथ्रीडियम का डहेसेंस कैसे होता है, ये फटता कैसे है, स्फुटन कैसे होता है? स्फुटन के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो जब जल पुदानी के कोष्ठ में प्रवेश कर जाता है, पानी अगर होता है तो पानी इस एंथ्रीडियम के अंदर एंटर कर जाएगा। अंदर एंटर कर गया तो इस चैम्बर में आ गया। इस चैम्बर में आने के बाद में जो जैकेट की ऊपर वाली सेल्स है ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ये ऊपर वाली जो सेल्स हैं ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, टर्जिड हो जाती हैं और फट जाती हैं। और फटने के परिणाम स्वरूप अंदर क्या चीज़ थी? एंथ्रोजॉइड्स थे, ये बन गए थे बहुत सारे। ये एंड्रोसाइट्स हैं, इनसे ये बहुत सारे बन गए। तो जब बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स बन जाएंगे, यहाँ की सेल्स फट जाएंगी तो ये बाहर निकल आएंगे और बाहर निकल के पानी में तैरने लग जाएंगे। सो पार्ट 1 में हम यहाँ तक पढ़ेंगे, एंथ्रोजॉइड के डेवलपमेंट तक। थैंक यू। और इसके पार्ट 2 में हम लोग आर्किगोनिया का डेवलपमेंट और उसके बाद कंप्लीट स्पोरोफाइट के फॉर्मेशन और उसके बाद में स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन की स्टेज पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।